अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ। वैसे ये बात बड़ी फॉर्मल किस्म की हो जाती है कि मैं हर दिन आपको ये बात आके करूं और कहूं कि भाई मैं फरहान यूसुफ हूं, मैं फरहान यूसुफ हूं। तो मैं हूं फरहान यूसुफ और आप जानते हैं कि हम इस वक्त केमिस्ट्री पढ़ते हैं और हम जो है केमिस्ट्री के अंदर क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर? हम केमिस्ट्री के अंदर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 क्या है? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, ठीक है, किस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हुए डिफरेंट तरह के जो है प्रोसेसेस को कंप्लीट आउट करेंगे, ठीक है। और आप ये बात जानते हैं, मैंने कल भी ये अनाउंस कर दिया था कि कल का दिन जो है, जो आने वाला अपकमिंग सैटरडे है, वो बड़ा ही कोई एक्साइटिंग से भरपूर जो है वो सैटरडे होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छे किस्म के जो है वो एक गेस्ट मौजूद हैं, एक गेस्ट स्पीकर को हमने इनवाइट किया हुआ है आपके ही कहने के ऊपर, ठीक है। तो वो हमारे साथ होंगे कल और हमने उसका इंटरव्यू लेना है, ठीक है। और उनकी खास बात क्या है? खास बात उनकी ये है कि वो डिफरेंट सोसाइटीज जो है उनके अंदर वो एक्टिव प्रेसिडेंट रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने एज अ एम्बेसडर के तौर पे यूथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 2 दफा अटेंड की है, पिछले साल भी और इस साल भी कराची में भी थी, वहां पर भी वो गई थी। लाहौर को और पूरे के पूरे मतलब जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट वहां पर उन्होंने किया था, ठीक है। तो उनको हम कल बुला रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए हमने एक छोटा मोटा प्रोमो भी रेडी किया हुआ आपके लिए, ठीक है। तो वो प्रोमो भी जल्दी से जो है वो लॉन्च हो जाएगा और आपको देखेंगे तो आप बिल्कुल महसूस होंगे, ठीक है। उस प्रोमो के अंदर कहीं ना कहीं मैं भी नजर आ रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड के अंदर कहीं ना कहीं जाकर नजर आ रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि भी वो कुछ जो है सोसाइटीज की जो है प्रेसिडेंट इस वक्त हैं, ठीक है। तो उन्हीं सोसाइटीज में से मैं भी जो है एक सोसाइटी, बल्कि एक या दोनों सोसाइटीज का मेंबर रहा हूं, ठीक है। और आप सुनकर ये बात जो है वो थोड़ा सा मुझे भी अप्रिशिएट कर ही देंगे किसी ना किसी हद तक कि उन सोसाइटीज में से एक सोसाइटी बिल्कुल मेरी भी है, ठीक है। मेरी सोसाइटी है, मेरी रनिंग की सोसाइटी है। तो मैं चाहता हूं कि मैं उन सोसाइटीज को आप तक भी पहुंचाऊं, क्योंकि हम उन सोसाइटीज के जरिए से स्टूडेंट के लिए वेलफेयर कर रहे थे, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, नॉट कर रहे थे, कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बात चाहते हैं, मैं और जो मेरी जो गेस्ट स्पीकर होंगी, ठीक है, वो ये बात चाहते हैं कि कल हम आपको बताएं कि किस तरीके से बीइंग अ स्टूडेंट हम अपने दूसरे लोगों के लिए एज अ सोर्स बन सकते हैं, हम दूसरे लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए किस तरीके से अच्छा काम कर सकते हैं। और कल ये आपको बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो है मटेरियल एक्सचेंज ही जो है ये डोनेशन नहीं होती। मटेरियल एक्सचेंज का मतलब आप समझते होंगे कि कपड़े दे देना, ठीक है, पैसे दे देना, ठीक है, सिर्फ यही डोनेशन नहीं होती, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सी तरह से आप डोनेशन कर सकते हैं, बहुत सी तरह से आप लोगों के काम आ सकते हैं, बहुत सी तरह से लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, अपने मुल्क को, माशरे को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो वो तमाम चीजें हम कल आपके सामने डिस्कस करेंगे। और कल आपने जरूर जो है वो ये टॉक सुननी है, ना सिर्फ आपने सुननी है बल्कि आपने अपने पेरेंट्स को भी बिठाना है, ठीक है, अपने तमाम के तमाम दोस्तों को भी बिठाना है, तमाम के तमाम जो है रिश्तेदारों को भी बिठाना है कि भाई ये टॉक जरूर सुने, क्योंकि इस टॉक के अंदर हम आपको गाइड करेंगे किस तरीके से जो है आपने वेलफेयर काम करने हैं अपने लोगों के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। तो कल आपने जरूर ये टॉक सुननी है। कल इंशाल्लाह जो है आपके साथ ये हम टॉक करेंगे, मतलब ये इंटरव्यू आपके साथ जो है वो हम शेयर करेंगे और ये इंटरव्यू लाइव होगा। लाइव का मतलब ये हुआ कि आपके क्वेश्चंस लेंगे, आपके क्वेश्चंस भी वो सुनेंगी, उनका वो आंसर करेंगी, मैं भी जो है यहीं मौजूद हूंगा, तो हम जो है इसको कंडक्ट करेंगे। तो कल का दिन बहुत एक्साइटिंग डे है। कल तो किसी स्टूडेंट ने भी छुट्टी नहीं करनी, और ना सिर्फ छुट्टी बल्कि खुद भी नहीं करेगा, बल्कि लोगों को भी जो है वो कहेगा कि ये जरूर देखें, क्योंकि इसके थ्रू हम एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हम जो है बीइंग जो है नेशन किस तरीके से जो है एक वेलफेयर नेशन बना सकते हैं, ठीक है, अपने आप को, ठीक है जी। तो जल्दी से आज के जो है लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। और आप जैसे जान भी चुके होंगे कि आज हमने जो है क्रिस्टलाइजेशन को पढ़ना है, ठीक है जी। हम आज जो है वो क्रिस्टलाइजेशन की डिस्कशन करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन को हमने क्या करना है, डिस्कशन करनी है, इसकी मतलब इसको पढ़ना है, डिस्कस करना है, ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की, तो जल्दी से मैं वापस आ गया हूं इस टॉपिक पे, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक जो है वो टाइम जो है लेता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स भी ज्यादा हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से कोशिश करूंगा कि मैं आज के लेक्चर के अंदर ही इसको माइनर करूं, और क्योंकि आप जानते हैं कि अब हम वापस से आ चुके हैं अपने टेस्ट की तरफ भी, क्योंकि हमने बहुत सुस्ती कर ली है, ठीक है। अभी सुस्ती के एलिमेंट को भगाना है
और टेस्ट जो है हमने परफॉर्म करने, तो टेस्ट भी होगा, ठीक है, आपने जाना नहीं है कहीं पे, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन की हम बात करेंगे। अब क्रिस्टलाइजेशन का बेसिकली तौर पे मतलब क्या होता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हम क्यों क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को पढ़ते हैं या किसी भी जो है जगह पर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ये हमने देखना है, ठीक हो गया। तो क्रिस्टलाइजेशन का बेसिकली जो है वो मतलब क्या है, ठीक है, यानी अगर हमारे पास क्या है सब्सटेंस एक हमारे पास क्या है मौजूद है किसी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, किसी एक सॉल्वेंट के अंदर एक सब्सटेंस मौजूद है, ठीक है, और क्या होगा कि जी सॉल्वेंट के अंदर से अगर सब्सटेंस वापस हम रीगेट कर लेते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बेसिकली तौर पे हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? कतई नहीं समझ आई होगी क्योंकि मैंने वर्डिंग ही इस किस्म की इस्तेमाल कर ली। भाई मुझे थोड़े से सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहिए ना भाई आप लोगों को, मुझे पता चलिए आप लोगों को नहीं समझ आई है, ठीक है, वापस फिर समझते हैं इस बात को, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे पास पानी है, ठीक है, वाटर पानी है, ठीक है, पानी, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं करता क्या हूं, मैं करता ये हूं कि मैं इस पानी जो है इसके अंदर मैं सॉल्ट, नमक, वही नमक, ठीक है, सिंपल नमक, ठीक है, उसको डालता हूं, उसको मैं डिसॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, आप जानते हैं कि डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, फिर और डालता हूं, फिर डिसॉल्व कर लेता हूं, फिर और डालता हूं, फिर डिसॉल्व कर लेता हूं। उससे क्या होगा कि एक लिमिट आएगी ऐसी कि जिसमें मैं फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है वो पानी में डालूंगा, तो वो जो सॉल्ट है वो पानी में डिसॉल्व होने के बजाय तह में बैठना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही ना आप लोगों को इस बात की, ठीक है। इस तरह के सोल्यूशन क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको भाई? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन कि जिसमें रूम टेंपरेचर के ऊपर फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व ना होता हो, इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा कि चूंकि रूम टेंपरेचर पर फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो डिसॉल्व हो ही नहीं रहा, ठीक है, सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सॉल्वेंट का टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे। पहले हमने रूम टेंपरेचर पर रखा वैसे, ठीक है, अब हम इसका टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे। और आप ये बात जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज का टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं, किसी भी लिक्विड का टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं, तो उसके अंदर डिसॉल्व होने वाली जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो तह में बैठा हुआ सॉल्यूट होगा वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको डायग्राम बना के भी समझाऊंगा ये तमाम चीजें, बेसिक आपको थीम समझाना चाह रहा हूं जो हमने लेके चलने हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जो तह में बैठा हुआ जो सॉल्ट है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि उस हाई टेंपरेचर के ऊपर भी जब हम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालेंगे तो उसके ऊपर भी एक लिमिट हम टच करेंगे जिसके ऊपर फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है एक स्पेसिफिक टेंपरेचर पर बनाया जाता है। आप जब उस टेंपरेचर से उस सॉल्यूशन का टेंपरेचर लोअर करते हो, कम करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हुआ था वो वापस क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, वापस सॉलिडिफाई हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मैंने छोटे छोटे वर्ड्स को यूज करते हुए सिंपल सी एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की आपको कोशिश की है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अब मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा कि क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली है क्या, क्रिस्टलाइजेशन के क्या कुछ स्टेप्स हैं और किस तरीके से हम क्रिस्टलाइजेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली तौर पे ये पढ़ने लगे, ठीक हो गया। तो क्रिस्टलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जो है वो ब्रीफली डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस थ्रू विच we remove, अभी मार्कर जो है इसको हम चेंज कर लेते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच we remove solid from solution is called crystallization। इसे क्या कहते हैं जी भाई? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं भाई, इसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ रही है कुछ के नहीं समझ आ रही? भाई आपने बताना भी मुझे कि कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो मुझे क्वेश्चन करना है, मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो हम ये बात कह रहे हैं कि क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली तौर पे क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने सॉल्यूशन के अंदर से सॉलिड चीज को, सॉलिड सब्सटेंस को, सॉलिड सॉल्यूट को निकाल लेते हैं, रिमूव करवा लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और मैं थोड़ा सा भी आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब कि डिमॉन्स्ट्रेशन से मुराद ये है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया था कि किस तरीके से हम सॉल्ट जो है उसको क्रिस्टलाइज आउट करते हैं इन वाटर, ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की। अच्छा, इसको करने की जरूरत क्या है? ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन आ गई ना, ये है इसकी डेफिनेशन।
बेसिक नीड क्या है, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हमें क्या आउटपुट गेट होती है, क्या ऐसी खास बात है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में जिसके मुतालिक हम पढ़ रहे हैं, जिसके मुतालिक हम जान रहे हैं और हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं टू प्योरीफाई द सब्सटेंस। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक को अप्लाई करते हैं। समझ आ रही है ना भी आप लोगों को इस बात की। तो हमने ये बात देखी कि क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है, बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया है कि हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्यों करते हैं भाई, क्यों अप्लाई करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों समझते हैं, क्यों हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक हो गया। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को हमने डिफाइन किया और उसके बाद हमने इसके मतलब देखा कि इसकी हमने जरूरत क्यों है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली तौर पे क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है ये डिफरेंट स्टेप्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, डिफरेंट जो है वो स्टेप्स पर मुश्तमिल है। देखें जरा, मैंने जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट कर दिया, इतनी जल्दी थी मुझे टॉपिक पढ़ाने की कि मैंने टॉपिक नंबर मेंशन नहीं किया और आपने मुझे बताया भी नहीं। भाई देखो क्या करते हो आप लोग। तो ये 2.2 बेसिक तौर पे टॉपिक है। ठीक हो गया। इसमें आप लोगों को बता रहा हूं कि क्रिस्टलाइजेशन को मैंने डिफाइन किया और उसके बाद मैंने इसकी जरूरत बताई है कि क्यों हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हमने ये बात समझ ली कि क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है और क्यों करते हैं। आगे चलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, डिफरेंट उसके अंदर मौजूद स्टेप्स हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं और आफ्टर द परफॉर्मेंस, ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग दीज स्टेप्स, ठीक है, हम क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट अपना गेट करते हैं। समझ आ रही है ना भी आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने लगे हैं, अपना पहला स्टेप डिस्कस करने लगे हैं, फर्स्ट स्टेप डिस्कस करने लगे हैं और उस फर्स्ट स्टेप के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि वो पहला स्टेप क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपने राइट कर ली होगी और आपने जो है जरूरत क्यों थी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की उसको भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको रेज करूंगा ताकि हम मैं पहला स्टेप जो है आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं। मैंने आपके लिए इतनी डिस्कशन इसलिए की थी कि आपको टाइम प्रॉपर मिल जाए ताकि आप लोग इसको जो है वो लिख सको, राइट अप कर सको। ठीक है, तो हम अपना पहला जो स्टेप है उसको हम राइट करेंगे। मैं इसको रेज कर रहा हूं भाई। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की, ठीक है, अगर हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि अगर हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं, ठीक है, कि ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है बेसिकली तौर पे, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम ये बात देखते हैं, ये बात हम कहते हैं, हमने डिफाइन भी इसी तरीके से इसको किया है कि ये जो एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसके अंदर हम ये बात कहते हैं, देखें आप लोगों के सामने मैं ये पॉइंट बार बार क्लियर करता जा रहा हूं कि इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इसलिए कि हमें कुछ चीजें डिफाइन करना है, हमें कुछ चीजें समझना है। ठीक है, और उन चीजों को समझने के लिए मेन फोकस दरकार है। तो मैं आपका मेन फोकस बढ़ाने के लिए एक ही बात को रिपीट करी जा रहा था, भाई हम इसको कहते हैं, हम इसको कहते हैं, हम इसको कहते हैं, हम आगे चल ही नहीं रहे थे। तो अभी आपके सामने जो है हम आगे चलेंगे। ठीक है, और आगे इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की, तो जैसे मैंने आपको डिफाइन किया, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉलिड सब्सटेंस को फ्रॉम द सॉल्यूशन सेपरेट आउट करते हैं। तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। इसमें हम आपके सामने पहला जो प्रोसेस है, यानी पहला जो इसका स्टेप है, ठीक है, वो डिफाइन करने लगे हैं, वो आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन करने लगे हैं। ठीक है, वो आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और पहला जो स्टेप हमारे पास आता है वो है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। क्या है जी, पहला प्रोसेस क्या है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक हो गया। हम देखेंगे कि सॉल्वेंट हम किस तरीके से चूज करते हैं, वो हमारे पास कौन से पॉइंट हैं कि जिसके तहत हम किसी एक सॉल्वेंट को चूज करेंगे। इनके जो कमेंट्स हैं वो मुझे वो दिखा दें ताकि मैं भी ये देखता रहूं कि भाई ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्या मेरे तरफ तवज्जो दे भी रहे हैं या आपस में ही डिस्कस करी जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो हम ये बात कह रहे हैं जो पहला स्टेप हमारे पास आता है वो क्या है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसके मतलब हम डिस्कशन करने लगे हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि हमने चूंकि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पढ़ना है तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर सॉल्वेंट का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, सॉल्वेंट का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्रूड प्रोडक्ट है, क्रूड प्रोडक्ट से मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक क्रूड प्रोडक्ट है, अब मैं क्रूड प्रोडक्ट बना रहा हूं क्योंकि हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स की, तो ये मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्ट है मेरे पास बेसिक के तौर पे। ठीक है, ये NaCl का सॉल्ट है। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं कि ये सॉल्ट बेसिक के तौर पे इम्प्योर है। क्या है, ये इम्प्योर है, इसमें इंप्योरिटीज मौजूद है, ये इम्प्योर सब्सटेंस है, ये इम्प्योर सोडियम क्लोराइड है। ठीक हो गया। अगर मैं इस सोडियम क्लोराइड को जो कि इम्प्योर है इसको प्योरीफाई करना चाहता हूं, इसको मैं प्योर करना चाहता हूं, ठीक है,
तो मैं करूंगा ये कि मैं इस इम्प्योर सॉलिड सॉल्ट को किसी एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर फर्स्ट टाइम डिसॉल्व करूंगा। क्या करूंगा? इस इम्प्योर सॉल्ट को फर्स्ट टाइम किसी एक क्या कहते हैं बेस्ट सॉल्वेंट है उसके अंदर डिसॉल्व करूंगा। ठीक है, जब ये उसके अंदर डिसॉल्व करूंगा तो मैं डिसॉल्व क्यों कर रहा हूं, मेरी ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन है कि मेरा जो क्या कहते हैं सब्सटेंस NaCl है, ठीक है, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा और उसके अंदर मौजूद जो इंप्योरिटीज हैं वो भी डिसॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिर मैं ये कहता हूं कि जब मैं क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करूंगा तो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के बाद सोडियम क्लोराइड तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो इंप्योरिटीज थी वो उसी सॉल्वेंट में रह जाएंगी। तो हम देख रहे हैं, आप ये बात सुन रहे हैं ना मेरे से, ठीक है, क्योंकि हमने जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करना था उसकी बेसिक रीजन यही थी कि हम इस प्रोसेस के थ्रू प्योरिफिकेशन करते हैं। क्या कहते हैं? प्योरिफिकेशन करते हैं, सब्सटेंसेस की प्योरिफिकेशन करते हैं, इंप्योर सब्सटेंस को प्योरीफाई करते हैं। ठीक हो गया? तो हम ये बात कह रहे हैं कि जो पहला इसका स्टेप है, जो कि मेजर स्टेप है, वो ये है कि किस तरीके से हम सॉल्वेंट को चूज करेंगे, और सॉल्वेंट की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से हमने क्या करना है कि अगर मेरे पास कोई इम्प्योर NaCl मौजूद है तो मैं इसको किसी एक अच्छे से सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करूंगा, और सॉल्वेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे हम डिस्कस भी करूंगा। बेसिक मतलब क्या है कि जी सॉल्वेंट क्यों हम यूज कर रहे हैं, मेरा एक कहने की एक्सपेक्टेशन यही है कि जब मैं इस इम्प्योर NaCl को डिसॉल्व करूंगा सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, तो जब ये जाएगा सॉल्वेंट के अंदर और डिसॉल्व होगा तो मैं कहता हूं कि जो मेरी इंप्योरिटीज थी वो डिसॉल्व नहीं होंगी, लेकिन NaCl इंप्योरिटीज भी डिसॉल्व होंगी और NaCl भी डिसॉल्व होगा, लेकिन जब मैं क्रिस्टलाइज आउट करूंगा तो सिर्फ NaCl प्योर जो है वो क्रिस्टलाइज आउट हो, इंप्योरिटीज वही रह जाए। सज्जाद कह रहे हैं सर क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस की जरूरत क्यों पेश आई? अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया सर जी के सज्जाद के हम जो है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम किसी एक इम्प्योर सब्सटेंस को प्योरीफाई कर सकें। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है बेसिकली तौर पे ये इंप्योरिटीज को सेपरेट करने का प्रोसेस है। इंप्योरिटीज को क्या करने का प्रोसेस है? सेपरेट आउट करने का प्रोसेस है। ठीक है, बिल्कुल भाई, आयशा ने इसका आंसर भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने ये डिस्कस किया था तो आपने जो है आयशा ने जो है मुझे फैसिलिटेट करते हुए खुद से ही जो है वो आंसर भी कर दिया। ठीक है, तो जल्दी से आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम ये बात कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, सबसे पहले तो सॉल्वेंट को चूज करना है, और सॉल्वेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि हमने इम्प्योर सब्सटेंस को क्या करना होता है, सॉल्वेंट में फर्स्ट टाइम डिसॉल्व करना होता है, और जब हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो हमारा जो प्योर सब्सटेंस है वो तो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, लेकिन इंप्योरिटीज जो हैं वो डिसॉल्व फॉर्म में रहती हैं, वो सेपरेट आउट नहीं होती। ठीक हो गया? तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसकी कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ मेजर इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि जो सॉल्वेंट हम लेने लगे हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि जो सॉल्वेंट हम लेंगे उसमें एक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये होनी चाहिए, उसकी एक फर्स्ट कहते हैं खूबी जो है जो वो ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा, ठीक है, इट शुड बी चीप। ठीक है, इट शुड बी चीप। चीप का मतलब क्या होता है? सस्ता। ठीक है, वो वाला चीप नहीं भाई, ये वाला चीप, ठीक है, सस्ते वाला चीप। ठीक हो गया? तो हम ये बात कहते हैं कि जो सॉल्वेंट हम अपने लिए लेना चाह रहे हैं, सॉल्वेंट जो हम अपने लिए अपने इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए चूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि ये जो हमारे पास सॉल्वेंट है इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होगी कि ये एक सस्ता सॉल्वेंट होगा। और कशफ जो है वो मेरी मिस्टेक निकाली जा रही है। ठीक है, कशफ कह रही है कि जी टू मच ठीक है, टू मच ठीक है। हाँ भाई, मैं कह रहा हूं ना ठीक है, ठीक है, मैं बार बार कहता हूं, मैं आपको बताता हूं ये ठीक है कहने के भी एक कोई ना कोई रीजन है कशफ। ठीक है, और वो रीजन पता है क्या है? वो रीजन ये है कि जब मैं ये ठीक है का वर्ड यूज करता हूं तो शायद मुझे ये लगता है कि जो मेरे सामने बैठा हुआ स्टूडेंट है उसके फेस एक्सप्रेशंस मुझे ये जाहिर कर देंगे कि ठीक उसके एंड पर भी है या सिर्फ मेरे एंड पर ही ठीक है। ठीक है, तो ये जो ठीक है जो वर्ड है ना, ये उधर से आया। ठीक है, ये ठीक है वर्ड वहां से आया, और मेरे क्या कहते हैं ये जो लेक्चर है और मेरे वर्ड्स हैं उसका ये हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस ठीक है वर्ड को कम से कम यूटिलाइज करूं, मिनिमाइज करूं। ठीक है, फिर से ठीक है ठीक हो गया? तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट हम पढ़ रहे हैं, तो पहला हमने सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है कि हम ऐसा सॉल्वेंट चूज करेंगे जो सस्ता होगा, जो महंगा नहीं होगा, जो सस्ता होगा, क्योंकि जो चीज सस्ती होती है वो रेडीली अवेलेबल होती है, और जो चीज अवेलेबल होती है उसको हम आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दी है। सेकंड वन क्या होगी कि हम एक ऐसा सॉल्वेंट अपने लिए चूज करेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए कि जिसके बारे में हम कहते हैं कि जो कुरूसिव ना हो, जो कुरूसिव ना हो। ठीक है, कुरूसिव का मतलब क्या होता है कि जो हमें नुकसान ना पहुंचाए, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसको नुकसान ना पहुंचाए।
समझ आ रही है भाई इस बात की? मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि मैंने वो सॉल्वेंट चूज करना है अपने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए कि जो मेरे लिए या फिर जो मैं इन्वायरमेंट जिसमें के काम कर रहा हूं उसके लिए वो नुकसानदेह ना हो, कोरेसिव ना हो। आपको समझ आ रही है भाई? आप लोगों ने बताना भी है साथ साथ मुझे। समझ आ रही है भाई आप लोगों को? देखिए मैं समझ आ रही का वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है कि जो है अगेंस्ट, तो ये समझदारी वाला जो समझ आ रही वाला एलिमेंट है ये भी ज्यादा ना हो जाए, इस चीज को मिनिमाइज कर लेते हैं। कैसे समझ आ रही ना आपको? तो हम ये बात कह रहे थे कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होगी कि हमने वो सॉल्वेंट अपनी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए लेना है कि जिसके अंदर कोरेसिवनेस कम हो, यानी वो हमें भी कम डैमेज करे, हमारे मटेरियल को भी कम डैमेज करे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इस सॉल्वेंट की? वो ये हो सकती है कि हम ये बात कहते हैं कि इट शुड डिसॉल्व लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट at room temperature but it should dissolve high amount of solute at high temperature। अब उसकी रीजन भी है, मैं आपको रीजन भी समझा दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि सॉल्वेंट की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम ये बात कह रहे हैं कि सॉल्वेंट जो है उसको रूम टेम्परेचर पर कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करना चाहिए और हाई टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब वो हाई टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करेगा और जब मैं उसका टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, वापस लोअर डाउन करूंगा, तो फिर क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसने डिसॉल्व की थी ये वापस मुझे क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर, सॉलिडिफाइड फॉर्म के अंदर मिल जाएगी। तो मैं यही आपसे कह रहा हूं कि हमने सॉल्वेंट वो चूज करना है कि जो रूम टेम्परेचर पर थोड़ी अमाउंट डिसॉल्व करे लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करे, ताकि जब हम उसको उसके टेम्परेचर को लोअर करें, कूल डाउन करें, तो फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसने डिसॉल्व किया था अपने अंदर वो वापस रिक्रिस्टलाइज आउट कर दे, सॉलिडिफाई कर दे। समझ आ रही भाई आप लोगों को? तो मैंने पहला पॉइंट आपसे कहा कि इट शुड बी इनएक्सपेंसिव। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था इट शुड बी लेस क्रूसिबल, कोरेसिव, ये ऐसे क्रूसिबल नहीं, कोरेसिव, ठीक है, कोरेसिव, ठीक है, कोरेसिव मतलब कि डैमेज कम करे, ठीक हो गया। और उसके बाद थर्ड पॉइंट हम ये बात लिख रहे हैं कि थर्ड पॉइंट के लिए कि इट शुड डिसॉल्व लेस सोल्यूट at room temperature and high amount at high temperature, तो ये बेसिक मैंने चार आपके सामने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर दी हैं कि जो हम कहते हैं कि हमारे सॉल्वेंट के अंदर होनी चाहिए। लेस एक्सपेंसिव, दूसरी लेस कोरेसिव, तीसरी कि रूम टेम्परेचर पर कम डिसॉल्व करे और हाई टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को क्या करे, अपने अंदर डिसॉल्व करे। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। चौथी भी पढ़ लेते हैं भी, ठीक है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अब चौथी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? हम ये बात कहते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसको ऐसा होना चाहिए कि जब वो हाई टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करे, तो हम जब वापस उसका टेम्परेचर लोअर करेंगे, टेम्परेचर उसका डिक्रीज करेंगे, रूम टेम्परेचर पर लाएंगे, तो जो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व की थी उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी को वापस रिक्रिस्टलाइज आउट कर दे। ये बात आपको शायद ही समझ आई होगी। मैं वापस अपने वर्डिंग को एक्सप्लेन करता हूं और अपनी वर्डिंग को आसान लफ्जों में लेकर आता हूं, ठीक है। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि हम जब क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होना चाहिए कि जब वापस उसको लोअर करेंगे, उसका टेम्परेचर, सोल्यूशन का टेम्परेचर हम जब लोअर करेंगे, तो सोल्यूशन के टेम्परेचर के लोअर करते ही जो एक्स्ट्रा अमाउंट डिसॉल्व हुई थी उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वापस रिक्रिस्टलाइज आउट होनी चाहिए, वापस सॉलिडिफाई होना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे लिए जरूरी है
उस सॉल्वेंट के अंदर जिसको हम चूज करने लगे हैं फॉर द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो हम चौथी जो है जल्दी से राइट डाउन करते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक में, पहली और दूसरी मिटा दूंगा ताकि आप लोग साथ साथ राइट करते रहें और समझते रहें कि मैं क्या लिख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट शुड फॉर्म मैक्सिमम crystals when we decrease the temperature of the solution. When we decrease the temperature of the solution. ठीक है। तो हम ये बात कह रहे हैं कि चौथी कैरेक्टरिस्टिक सॉल्वेंट की ये है कि वो जो सॉल्वेंट हम यूज करेंगे उसके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो हाई टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम सोल्यूट को डिसॉल्व करे, लेकिन हम जब टेम्परेचर हाई से लोअर की तरफ लेकर आए तो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की वापस क्रिस्टलाइज आउट भी हो, वापस रीगेट भी हो, वापस सॉलिडिफाई भी हो। तो ये चौथी हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट किस्म की कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, सॉल्वेंट की, कि जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए अपने लिए चूज करेंगे। पांचवी जल्दी से डिस्कस करते हैं भी, इस टॉपिक को हमने आज वाइंड अप करना है, ठीक है। पांचवी हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास क्या होगी, वो ये हो सकती है कि सॉल्वेंट जो है इसको सोल्यूट के साथ जो कि हमारे पास सब्सटेंस जिसको हम प्योरीफाई करने जा रहे हैं केमिकली तौर पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर जो दो चीज़ें केमिकली रिएक्ट कर लेती हैं तो आप ये बात जानते हैं कि केमिकली तौर पे रिएक्ट की हुई चीज़ें फिजिकली तौर पे कभी भी सेपरेट आउट नहीं हो सकती। हम केमिकल मीन के थ्रू उनको सेपरेट किसी हद तक कर सकते हैं, लेकिन बाय फिजिकल मीन हम इन दो चीज़ों को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो हमारा जो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बेसिकली तौर पर है जिसमें कि हम हाई टेम्परेचर देके उसको लोअर करते हैं, फिर हम अपने सब्सटेंस को प्योरीफाई कर लेते हैं, ये टोटल प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस, इसमें कहीं भी केमिकल तौर पे आप रिएक्शन नहीं कर रहे, केमिकल प्रोसेस अप्लाई नहीं कर रहे। तो हम ये बात कहते हैं कि हमारी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है, हमारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सॉल्वेंट की, वो ये होगी कि सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद सोल्यूट पार्टिकल्स। तो चौथी हम पांचवी हम पॉइंट जो है डिस्कशन करने लगे हैं। तो हम ये बात कह रहे हैं कि द सॉल्वेंट शुड नॉट केमिकली react with solute, ठीक है। वो से यानी सोल्यूट से सॉल्वेंट कभी भी केमिकली रिएक्ट ना करे, फिजिकली तौर पे इंटरेक्शन करते हुए उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। समझ आ रही भाई आप लोगों को इस बात की? तो यहां तक हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट देखी हैं। पहला हमने कहा था कि इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, दूसरा कहा था कि लेस कोरोसिव होना चाहिए, तीसरा हमने कहा था सर यू हैव अ परफेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, आपके पढ़ाने के मेथड। अच्छा ये तो बहुत ही ज़्यादा बेटरिंग हो गई आयशा, थैंक यू सो मच। आप लोग जो है कि नवाजिश, ज़रा नवाजिश, बहुत ज़्यादा नवाजिश हैं, ठीक है। और ठीक है जनाब, तो ये तो जो है बड़ा मज़े का एक एलिमेंट है जो कि आप लोग मेरे लिए लिख लेते हो। थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स, ठीक है। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, देखें तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेरे साथ यहाँ पर इन टच रहते हैं, हमारा बेसिक मोटिव, बेसिक मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम जो है चाहते हैं कि हम आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट दें और आपको चीज़ें समझा दें भाई, ठीक है। सर के लिए तो दिल से तारीफ निकलती है। ओ आयशा, ये मुझे कमेंट पढ़ना नहीं चाहिए था, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो व्हाट इज आइडिया ऑफ व्हाट इज आइडियल सॉल्वेंट? देखो हम अली आइडियल सॉल्वेंट की ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, हम आइडियल सॉल्वेंट की ही डिस्कशन कर रहे हैं, आइडियल सॉल्वेंट्स की ही हम खसूसियात को डिस्कस कर रहे हैं। हमने वो कौन कौन से पॉइंट ज़हन में रखने जब हम सॉल्वेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो पहला था कि इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, दूसरा था लेस कोरोसिव होना चाहिए, तीसरा ये था कि रूम टेम्परेचर पे कम डिसॉल्व करे, हाई टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर ले। चौथा पॉइंट ये था कि जब हम अपने टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे सॉल्यूशन के तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट वापस क्रिस्टलाइज आउट हो, सॉलिडिफाई हो। और उसके बाद हम आगे चल रहे थे और हमने ये बात डिस्कस की पांचवें जो है पॉइंट के अंदर कि सॉल्वेंट और सोल्यूट को केमिकली रिएक्ट नहीं करना, फिजिकली मर्ज हो सकते हैं, फिजिकली मिल सकते हैं, केमिकली तौर पे इनको नहीं मिलना। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर ये केमिकली मिल गए
तो फिर ये वापस सेपरेट आउट नहीं हो सकते। तो मैं पॉइंट्स देख मतलब मिनट्स देख रहा हूं, टाइम देख रहा हूं, लेक्चर का टाइम भागी जा रहा है, दौड़ी जा रहा है और हमने टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं गुड सॉल्वेंट के, हम इसी पॉइंट को लेके चलेंगे, कल भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, कल इसको दोबारा से रिज्यूम करेंगे, यहीं से टू बी कंटिन्यू कर लेते हैं यहां पे, ठीक है, इस टॉपिक को। तो अब आपके पास आएगा टेस्ट, और टेस्ट जो है वो आने वाला है, और टेस्ट जो है आप लोग परफॉर्म करेंगे, और मैंने आप लोगों के लिए जो टेस्ट बनाया है बड़ा मजे का टेस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। आप ये बात जानते हैं कि चैप्टर 2 जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता भाई, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 आते हैं इसमें से, और एक एमसीक्यू आता है। तो मैंने आप लोगों के लिए जो पिछले टॉपिक पढ़ाए थे इसी चैप्टर 2 के, जिसमें हमने पहले तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिस्कशन की थी, ठीक है, एनालिसिस की। उसके बाद सेकंड जो हमने डिस्कशन की थी वो क्या थी, सेकंड हमने डिस्कशन फिल्ट्रेशन को स्टार्ट कर दिया था, और फिल्ट्रेशन में हमने कौन फिल्टर पेपर, फिर फ्यूटेड फिल्टर पेपर, फिर उसके बाद ग्रूज क्रूसिबल, और फिर इसके साथ हमने ग्लास क्रूसिबल पढ़ा था, और उसके बाद हम क्रिस्टलाइजेशन पर आए थे। तो मैंने इन तमाम के तमाम पॉइंट्स में से एमसीक्यूज आपके लिए बनाए हैं, और बड़े ही आसान एमसीक्यूज हैं भाई। आज तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जी छा जाओ आप सबके सब, 5 में से 5 नंबर तो सबके आने चाहिए भाई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि 5 में से 5 नंबर आप लोग लेंगे, और लेके दिखाएंगे कि सर हमने जो है वो नंबर लिए हैं, और हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमारे मार्क्स बताए जाएं, ठीक है, हमारा नेम प्रोनाउंस किया जाए। तो सर जब NaCl को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो NaCl आयंस के फॉर्म में डिजॉल्व नहीं होंगे क्या? मोहम्मद, आपका पॉइंट वैलिड है और बिल्कुल ठीक है भाई, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, और आप ये बात जानते हो कि जब भी एक आयनिक कंपाउंड किसी एक पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो वो आयंस की फॉर्म के अंदर डिजॉल्व होता है। किस फॉर्म में डिजॉल्व होता है? आयंस की फॉर्म में। तो Na+ और Cl नेगेटिव बनेगा, आयंस की फॉर्म के अंदर ही इनकी रेजोल्यूशन होगी इन वाटर। तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन हम इसको ठीक है फिर करी जा रहा हूं मैं, ठीक है, फिर से ठीक है। तो हम NaCl को जब पानी में डालते हैं तो ये आयंस ही फॉर्मेशन करते हैं, उसके थ्रू ही डिजॉल्व होते हैं, और वापस हम इसको रिक्रिस्टलाइज आउट कर सकते हैं। कल इस पॉइंट को वापस क्लियर करूंगा आपको मैं, और इससे फर्दर आगे लेके चलूंगा। और अब आप लोग टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्ट में मैं आप लोगों को ज़्यादा तंग नहीं करता, थोड़ा सा ही टाइम आपके पास रह चुका है, ऑलमोस्ट 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स रिमेन रह चुके हैं। तो जल्दी से आप लोगों ने ये टेस्ट करना है, और जैसे मैंने आपसे कहा ये टेस्ट तो बड़ा ही आसान टेस्ट था। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 5, ठीक है, 5 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे मैं, 5 मतलब 5 में से 5 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म करना है और समझना है। देखें, जो चीज़ नहीं समझ आती आप पोस्ट करें भाई, पोस्ट करें, क्वेश्चन पूछें। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते मुझसे, मसला सबसे बड़ा ये है, ठीक है। हमारी डिस्कशन होनी चाहिए, आप पोस्ट करें, कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें, ताकि मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर दूं, ताकि जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है वो क्लियर हो जाए। रटना किसी चीज़ को नहीं है आपने भाई, हमारा मेन मोटिव यही था कि हमने आपको चीज़ें सिखानी है, समझानी है, रट्टा नहीं लगवाना। तो रट्टा नहीं लगाना आपने भाई, आपने चीज़ें समझनी है, याद करनी है, मेमोराइज करनी है, इस सेंस में कि कॉन्सेप्ट समझकर फिर आपने याद करना है। तो टाइम जो है वो जल्दी से भागी जा रहा है, जैसे कि हमारा लेक्चर अभी स्टार्ट होता है और एंड भी हो जाता है, तो इसी तरीके से हमारा टेस्ट भी अभी स्टार्ट हुआ था और अभी एंड भी होने वाला है। 30 सेकंड्स रिमेन रह चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी यूट्यूब पर थे वो आए भाई, हम campus.pk पे आपको वेलकम करते हैं, आप लोग आए तो सही, आप लोगों की आओ भगत की जाएगी। हम आपकी यहाँ पर क्या कहते हैं ना, वो हॉस्पिटलिटी हम आपको अपनी दिखाएंगे कि किस तरीके से हम अपने जो गेस्ट होते हैं, जो आने वाले लोग होते हैं, उनको वेलकम करते हैं। तो वार्म वेलकम रहेगा तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि हमें ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करें। देखिए, आपके लिए टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कैंपस, क्योंकि कैंपस हमारा बेसिक होता है क्लासरूम में भाई। क्लासरूम से बाहर का भी टेस्ट आपने जो है कंडक्ट होते हुए देखा है, क्लासरूम के अंदर जो है वो टेस्ट कंडक्ट होता है। और टाइम खत्म हो चुका है और आ चुके हैं रिजल्ट्स। और भाई रिजल्ट्स में आज सबसे ज्यादा मार्क्स जो लेने वाले बच्चा या बच्ची हैं वो बिनते हैं भाई। बिनते के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं। इसके अलावा ये क्या है जी, मसीहुल्लाह 4 मार्क्स इनके हैं, और इसके अलावा शहराज के 4 मार्क्स हैं, और इसके अलावा जो है गजाला के 4 मार्क्स भी हैं भाई, गजाला के भी 4 मार्क्स हैं। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं कि जो आज की क्लास में टॉपर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स फिर वहीं डामाडोल करी जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, आयशा कहाँ हो भाई, क्या कर रही हो। तो तमाम स्टूडेंट्स के जो इस वक्त थोड़ा कम टाइम, मतलब थोड़े से कम मार्क्स ले रहे हैं, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो अब ज़्यादा मार्क्स लेंगे
और अब हम चलते हैं अपने क्लास के वाइंड अप की तरफ और इस क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपने इंग्लिश पढ़नी है। तो कल तक के लिए इजाज़त दें, लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आपने अपने आप को भी तैयार रखना है और अपने से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके जो है वो क्लासमेट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, आपके पेरेंट, ठीक है, अंकल आंटी, सब कुछ सबको रेडी करके रखना है। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक्साइटिंग डे के अंदर एक्साइटिंग से भरपूर इंटरव्यू के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।